नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के प्राचीन वंशों को देख रहे थे। अभी तक हमने ओलिकर वंश को देखा, हमने परिवाजक वंश को देखा, हमने उच्चकल्प वंश को देखा, हमने पांड्य वंश को देखा। आज हम जो कुछ बचे हुए वंश उनको देखेंगे, जैसे आपका मेघ वंश हुआ। मेघ वंश के बाद हम देखेंगे नाग वंश, शैल वंश, यानी 3 वंश को और देखेंगे अभी हम। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम। पहला मेघ वंश। अभी तक हम 3 देख चुके हैं और तीनों की आपको लोकेशन भी याद होगी संभवतः। पहला वंश है आपका आज, या ऐसा कहें कि जो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं वो हम लगभग 4 वंश को आपको यहाँ देख चुके हैं। तो हम अगला देखते हैं अब मेघ वंश। वैसे ही देखेंगे इनका क्षेत्र कहाँ है, राजधानी कहाँ है, संस्थापक क्या है और क्या इनके हमें स्रोत वगैरह मध्य प्रदेश में मिले हुए हैं। तो मेघ वंश के बारे में देखा जाए तो इनका जो क्षेत्र है बेसिकली इनका बघेलखंड क्षेत्र है और राजधानी इनकी हमें उमरिया देखने को मिलती है। शुरुआत में तो इनका जो क्षेत्र था वो बघेलखंड था और कौशाम्बी तक इनका विस्तृत साम्राज्य था और राजधानी के रूप में हम इसको उमरिया को देखते हैं। तो हम इनका क्षेत्र डायग्राम में ही बताते हैं, मानचित्र में आपको। ये इनका जो राजधानी के रूप में हमें देखने को मिलता है वो उमरिया है और क्षेत्र देखा जाए तो पूरा एक बघेलखंड इनका कह सकते हैं। उमरिया है, या ऐसा लिखेंगे बघेलखंड लिख दें हम, बघेलखंड। और राजधानी के रूप में देखा जाए तो वो आपकी हमें उमरिया देखने को मिलती है। ठीक है, ये इनका क्षेत्र हो गया। अब इनके बाद हम देखेंगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे राजधानी तो हो ही चुकी है इनकी, राजधानी हम वहाँ लिखा ही चुके हैं। क्या है इनकी राजधानी? उमरिया। अब इस वंश के बारे में कुछ हम तथ्य ध्यान रखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। राजधानी हो जाती उमरिया, या ऐसा कह लें हम पहले इसके साक्ष्य भी बता दें आपको। साक्ष्य या स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं इस वंश के। हमें बांधवगढ़ से सिक्के और बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में पड़ता है। बांधवगढ़ से सिक्के और अभिलेख प्राप्त हुए स्रोत के रूप में, अभिलेख प्राप्त हुए। यानी इससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों का यही शासन रहा होगा। अब 2 तथ्य और इनके बारे में जाने आप। जैसे मेघ वंश का जो हमें पुराणों में इसको मेघ वंश कहते थे, यानी इसका एविडेंस हमें पुराणों में भी मिलता है। तो लिख सकते हैं पुराणों में इसे मेघ वंश कहते थे। ठीक है। दूसरा तथ्य लिखेंगे कि इनका पहले जो क्षेत्र था वो बघेलखंड में था। पहले इनका शासन बघेलखंड में था और कौशाम्बी तक विस्तृत था। ठीक है ना, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। अब हम इनके वंश के 3 प्रमुख शासक हैं, उनको ही यहां देखते हैं। प्रमुख शासक, पहला प्रमुख शासक हम देखें तो भीमसेन है। दूसरा देखें तो भद्रमघ है और तीसरे शासक को देखा जाए तो आपके शिवमघ है। इस तरीके से हमें 3 शासकों के बारे में देखना है। यहाँ अंतिम यही हो गए और पहले क्या हो गए आपके भीमसेन। इस तरीके से आपने मेघ वंश को जाना। और प्रीलिम्स में प्रश्न किस तरीके से होता है, मेघ वंश का जो विस्तार है वो मध्य में से किस राज्य में है या किस जिले में है या
कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो आप बघेलखंड बता दें, और या जिले की बात आए तो उमरिया बता सकते। जैसे ओलिकर वंश को देखा आपने तो नीमच मंदसौर था, परिवाजक को देखा पन्ना के नागौद में था, उच्चकल वंश को देखा आपने सतना के उछेरा में था, है ना, और पांडे वंश को देखा शहडोल में था कल। तो ये आपको बस जनरली राजधानी पूछी जाती है, उसका मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंध है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अगले शासन का नाम डालें, अगले वंश का नाग वंश। प्राय प्रमुख शासक तो कम ही पूछे जाते हैं, मेनली राजधानी या मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। अगले वंश का नाम लिखे आप, नाग वंश। नाग वंश, इनका भी हम क्षेत्र देखेंगे और इनके बारे में पहला एक तथ्य लिखे, इनका अल्पकालीन शासन था, यानी इनका शासन लंबे समय तक देखने को नहीं मिलता। इनका अल्पकालीन शासन था, ठीक है। अब क्षेत्र की बात की जाए तो इनके हमें जो सिक्के वगैरह मिले हैं वो हमें विदिशा से मिले हैं, तो कह सकते हैं कि इनका शासन हमें इस यहाँ विदिशा वाली जगह पर दिख रहा था। और जो सिक्के हैं वो ग्वालियर में संग्रहालय में संरक्षित है, तो हमें दोनों ही जिले की यहाँ जानकारी मिलती है, ठीक है। और विदिशा ही इनकी राजधानी थी, तो ये विदिशा वाला जगह हुआ जो आपकी क्षेत्र के रूप में हम क्या देखेंगे, विदिशा वाला एरिया। और इनके जो सिक्के देखने को मिले वो हमें ग्वालियर में देखने को मिले, तो हम कह सकते हैं कि राजधानी क्या बोली जाएगी, विदिशा। विदिशा। और स्रोतों या साक्ष्य की बात की जाए तो साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, विदिशा से प्राप्त सिक्के मिले हैं, तो वो हम साक्ष्य विदिशा से सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रमुख शासक। दो प्रमुख शासक हैं, उनको ही देखेंगे। पहले शासक को देखने को मिलता है वृषनाग, और इनके ही सिक्के हमें विदिशा से मिले हैं जो ग्वालियर के संग्रहालय में संरक्षित है या रखे हुए हैं। इनके सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए, जो ग्वालियर संग्रहालय में रखे हैं, ठीक है। दूसरे शासक जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं आपके भीमनाग। इनका समय भी देखने को मिलता है 210 से 230 एडी के बीच में, ठीक है ना। अब एक और इनके बारे में लिखेंगे, इन्होंने जो राजधानी बदली वो विदिशा से पद्मावत की है, इन्होंने पद्मावती की है। राजधानी विदिशा से पद्मावती की। और एक नोट में चाहो तो आप लिख सकते हैं कि कुषाण वंश के पतन के पश्चात नाग वंश का उदय हुआ। कुषाण वंश के पतन के पश्चात नाग वंश का उदय हुआ। तो आपने जाना कि नाग वंश का हमें कहाँ देखने को मिलता है, विदिशा में।
अब अगले शासन लिखेंगे हम, अगला वंश लिखेंगे शैल वंश। शैल वंश का जो है मंडला वाला घाट वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। लास्ट वंश देखते हैं हम इसमें शैल वंश को। इन सब वंशों का हमें क्षेत्र जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इनका ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इस वंश का शासन कहाँ देखने को मिलता है। इनका विस्तार मंडला बालाघाट में है। इनका विस्तार मंडला बालाघाट में है। आपको नक्शे में, मानचित्र में पता ही होगा ये कहाँ है, आपके दक्षिण पूर्व के जिले हैं। तो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे ये, हाँ इस रीजन की बात की जाए तो यहाँ हमें बालाघाट मंडला में देखने को मिलेगा। कौन सा वंश है ये, शैल वंश है। बस इसके बारे में इतना ही जानना है। कुछ प्रमुख शासक है जिनको हम यहाँ देख लेते हैं, केवल नाम भर देखना है उनको। पहले जो शासक हैं वो है आपके श्रीवर्धन, नाम भर याद रखना है, एग्जामों में कम ही आते हैं। पृथ्वीवर्धन, और दो शासक और हैं, इनका नाम है आपका सौरवर्धन और जयवर्धन। सौरवर्धन और जयवर्धन। इस वंश के बारे में है बस थोड़ा सा जानना था। अब हम देखेंगे, एक टॉपिक आपका स्लिप हो रहा था, जैसे आपने हिंद यवन आक्रमण देखे, आपने शकों का देखा, आपने पहलव देखे, है ना, आपने कुषाण देखे, और हमने सारों को आपको विथ डायग्राम या मानचित्र में स्पष्ट किया है। हिंदवन कहाँ से थे, शक कहाँ से हैं, पहलव कहाँ से हैं और कुषाण कहाँ से है। तो उसमें से एक छूट रहा था हूणों के आक्रमण, क्योंकि मध्य प्रदेश के आपके मालवा वाले रीजन में, सागर में, एरड़ में तो हमें साक्षी मिले हैं कि यहाँ हूणों का अधिपत्य था या शासन था, उनके अधिकार क्षेत्र में था। कल के आपको अलीगढ़ वंश में याद हो तो मीहर कुल जो हूण तोरमाड़ का पुत्र होता है उसको यशोवर्मन हराते हैं। हराने के बाद वो नीमच मंदसौर से क्षेत्र बढ़ाकर मालवा तक आते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात मीहर कुल की फिर से शक्ति बढ़ती है, वो मालवा पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद गुप्त वंश का जो उत्तराधिकारी वाले शासन थे, जिसमें आपको नरसिंह बालादित्य की बात आती आती, वो दोबारा हूणों को वहाँ से भगाते हैं और हूणों को वहाँ से खदेड़ देते हैं। तो देख रहे हो कि जब मालवा में आ रहे हैं तो हमें एविडेंस मिल रहे हैं। हमें गुप्त वंश में भी देखने को मिला है हूणों से संघर्ष, हमें कल आपको अलीगढ़ वंश में भी हमने आपको बताया है ना। तो और हमने जब आपको गुप्तों के अभी साक्ष्य बता रहे थे तो हमने आपको वहाँ एरण अभिलेख में भी उसका उल्लेख किया है। तो यानी एमपी में उनके आक्रमण हुए हैं, एमपी में उनके एविडेंस है ना। ग्वालियर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, ग्वालियर अभिलेख से तो हमें यही पता चलता है कि सूर्य मंदिर बनवाया हुआ है, और आपके बीहर कुल के 15वें वर्ष का हमें वहाँ जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब मध्य प्रदेश से मिल रही हैं तो इसको हमें यहाँ देखना होगा। तो अगला टॉपिक आप डालेंगे, इसको हम इसी में करा देते हैं। आप हेडिंग डालेंगे हूण आक्रमण मध्य प्रदेश से संबंधित। हूण आक्रमण मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से संबंधित। ठीक है, तो आप हूण कहाँ से आए, या ऐसा कहें कि हूणों का मूल क्षेत्र क्या है। अब हम कुछ इनको हूणों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। हूणों का मूल क्षेत्र,
तो हम थोड़ा सा आपको लोकेशन क्लियर कर दे रहे हैं कि हूण कहाँ से आपको देखने को मिले। हूणों का आपको याद हो तो अरल सागर हमने आपको स्पष्ट किया था शक वाले टॉपिक में, हमने कैस्पियन सी आपको बताया वहाँ, ये आपका अरल सागर है ना। और यहाँ से आपको दो रिवर बताई थी, सायर दरिया और आमू दरिया। आपको अब थोड़ा थोड़ा टॉपिक याद आ रहा होगा। हमने कुषाण में शकों में बाकायदा डायग्राम के साथ आपको स्पष्ट किया था। तो ये आपका जो रेंज है ये चाइना है, यहाँ चाइना लगा हुआ है ना। ये पूरा जो रेंज है वो चाइना की है। तो जहाँ ये हूण पाए गए उनको हम देखते हैं, इनका मूल निवास स्थान देखा जाए तो पश्चिमी चाइना कहते हैं लोग। यहाँ कौन मिला हमें, यहाँ ही हमें हूण देखने को मिले, यानी पश्चिमी चीन में। ठीक है। अब आपको यदि थोड़ी सी कहानी याद हो, इनको हम हिंगयू जाति भी बोलते थे। शुरुआत में शक यहाँ रहते थे, यानी उज्बेकिस्तान वाले रीजन में, सायर दरिया आमू दरिया के बीच में शकों का निवास था। शकों को कुषाणों ने भगाया। कुषाण कहाँ से आए? कुषाण देखा जाए तो पश्चिमी चाइना भी कह सकते हैं, और दूसरी भाषा में यहाँ कजाकिस्तान है ऊपर, तो कजाकिस्तान से भी उनका हमले चालू हुए। तो कजाकिस्तान से कुषाणों या ऊंची जनजातियों को, शकों को वहाँ से खदेड़ा। शक भारत में 4 शाखाओं में आते तो 5 शाखाओं में, एक शाखा अफगानिस्तान रुक जाती है, 4 शाखा भारत की तरफ प्रवेश करती है। इसी प्रकार यहाँ शक को भगा के कुषाण आ जाते हैं, यानी यूची जनजाति आ जाती है। यूची को कौन भगाता? हूण भगाते हैं। तो यूची जनजाति 2 शाखाओं में आती है, कनिष्ठ शाखा और ज्येष्ठ शाखा। कनिष्ठ शाखा आपकी तिब्बत की ओर चली जाती है और ज्येष्ठ शाखा जो है आपकी भारत की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है ना। अब यूची को जब भगा दिया, यूची यानी कुषाण माने आप, है ना। अब यहाँ कौन है? अब हूण आ गए, तो हूण भी क्या होंगे? भारत की तरफ आएंगे, क्योंकि यही तो आपको तोरमाड़ और मीहर कुल वगैरह हूणी तो है। तो ठीक है। और स्कंदगुप्त के काल में हूणों के आक्रमण ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। तो ये आपका उज्बेकिस्तान है। अब हम बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहे यहाँ, केवल हम मूल क्षेत्र बताना चाह रहे थे आपको, किसका? हूणों का। तो आपने देख लिया पश्चिमी चीन में हमें इनके क्या देखने को मिलता है, इनका क्षेत्र देखने को मिला हमें। ये फिर आपका पाकिस्तान का रीजन है, ये आपका अफगानिस्तान है, ऊपर सब किर्गिस्तान वगैरह है। तो उनको हमें नहीं देखना है, हमें तो बस मोटा मोटा जानते हुए चलना है कि ये भारत की तरफ, क्योंकि कश्मीर वाले मीहर कुल का जो हमें शासन देखने को मिलता है, तोरमाड़ का जो पुत्र है उसका शासन बताते हैं एक कश्मीर से लेके मालवा तक था। ठीक है ना। मालवा में मध्य प्रदेश आता है। तो हमें मालवा तक इनका शासन देखने को मिलता है, कश्मीर टू मालवा। किनका? हमें मीहर कुल का देखने को मिलता है। मीहर कुल का ये कौन है? तोरमाड़ का पुत्र है। और तोरमाड़ ये लोग कौन है? यही हूण है जो हमें देखने को भारत में मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने पहले मूल क्षेत्र देखा, और इन्होंने ही हमला किया था। तो आपकी यूची जनजाति भगी थी, यानी शक्कों को यूची ने भगाया, यूची को हूणों ने भगाया। तो हूणों का मध्य प्रदेश में आपको दिखा है, उसी को हम यहाँ देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स। तो पहले तो आपने मूल क्षेत्र जान लिया, पश्चिमी चीन। ठीक है ना। अब इसको अब रफ करते हैं, अब कुछ फैक्ट लिखाते हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से आपको इंपॉर्टेंट है। तो मूल क्षेत्र क्या देखा आपने? मूल क्षेत्र देख लिया आपने, पश्चिमी चीन है इनका। ये मैप ना बताते तो आपको चीजें थोड़ा स्पष्ट नहीं होती। अब हम मध्य प्रदेश से संबंधित इनकी बात करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में आगमन, मध्य प्रदेश में आगमन कब होता है वो लिखें डेट आप। तो हम लिखेंगे 5वीं शताब्दी के अंत में और
एवं अंत में एवं 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में तोरमाण और मीहर उसका पुत्र है ये कुल के आक्रमण मध्य प्रदेश के मालवा, सागर और एरण में देखने को मिलते हैं। सागर एरण एक ही बात है, में मिलते हैं। सागर मालवा सागर, मध्य प्रदेश के मालवा सागर एरण में मिलते हैं, ठीक है। अब हमें इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं कि इन्होंने यहां हमले किए कि नहीं किए। साक्ष्य तो हम देखा जाए तो एरण के, आपको याद हो कि बराह मूर्ति बराह मूर्ति पर उल्लेखित है कि तोरमाण का शासन था यहाँ। तो तोरमाण का हमें एविडेंस कहाँ से मिला? एरण से मिला। और यदि हम इसके पुत्र की बात की जाए, मीहर कुल की, मीहर कुल का ग्वालियर अभिलेख देखा जाए, ग्वालियर अभिलेख में 15वें वर्ष, ग्वालियर अभिलेख में 15वें वर्ष में इसका आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यानी जब मीहर कुल गद्दी में बैठा तो उसके 15वें वर्ष में हमले हुए मध्य प्रदेश में, इसका हमें एविडेंस कहाँ मिलता? ग्वालियर अभिलेख में। इसी ग्वालियर अभिलेख से हमें यह भी पता चलता है कि ग्वालियर में जो सूर्य मंदिर है इसने ही बनवाया है, ठीक है। अब हम प्रमुख शासक देख ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये तो क्लियर हो ही चुका, यहाँ हम दोबारा तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि ये कैस्पियन सी है, ये अरल सागर है, ठीक है, ये जरूरत नहीं है आपको। अब हम प्रमुख शासकों की तरफ जा रहे हैं, वो हम बता चुके हैं। तो पहला तो हमें कौन ही मिला है? तोरमाण। तोरमाण के बारे में क्या पता चला है? सागर के एरण में विशालकाय वराह मूर्ति पर महाराजा अधिराजा उल्लेख है, जो तोरमाण के प्रथम वर्ष का उल्लेखित है। जो तोरमाण के शासन के प्रथम वर्ष का उल्लेख है, मतलब कि वो उसका एक साल यहाँ हुआ है, पहला साल, प्रथम वर्ष का उल्लेख है। तो हमें कुल मिला के देखा जाए तो तोरमाण की जो जानकारी है, जो भी एविडेंस मिलते हैं कि एरणमैन का अभिलेख, एरणमैन के हमें सबूत मिलते हैं कि इन्होंने यहाँ शासन किया है। तोरमाण के शासन के प्रथम वर्ष का उल्लेख है, ठीक है ना। अब इनका पुत्र जो आता है मिहिर कुल, इसके बारे में पता चलता है कि इसने शासन के 15वें वर्ष में मध्य प्रदेश में आक्रमण किए, या ग्वालियर पर आक्रमण किए कह सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में आक्रमण के साक्ष्य हैं। दूसरा हमें पता चलता है ग्वालियर अभिलेख से
कि इसने ग्वालियर, इसको हम गो पर्वत भी कहते हैं, वो इसी पर्वत पे बसा है, गो पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है ना। और ज्यादा चाहो तो लिख सकते हो आप कि इसको ओलिगर वंश के यशोवर्मन ने भी पराजित किया था, और जब इसको यहाँ से भगाने में जो सही भूमिका देखी जाए तो नरसिंह यानी बालादित्य गुप्त ने यहाँ से इनको खदेड़ा था मालवा वाले रीजन से। तो वो भी चीज़ें आप यहाँ नोट कर सकते, परंतु हम पुराने वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो आपको जो भी हूण वंश से संबंधित चीज़ें थी, अच्छा एक और आप लिख सकते हो इसका, ये जरूरी है, ये नहीं बताया हमने, कि इसका साम्राज्य कश्मीर से मालवा तक था। किसका? मीहरकोल का। कौन है ये? तोरमाड़ का पुत्र है। और इसको बाकी चाहो तो एक फैक्ट और लिखना हो आपको, लिख सकते हैं, नरसिंह बालादित्य ने इसको पराजित किया था और मालवा से खदेड़ा था। ठीक है ना। बाकी ओलिगर वंश के यशोवर्मन से भी ये पराजित हुआ है। तो आपने देखा कि जो हूणों के संबंध में हमें जानना था कि हूण कहाँ से आए, तो पश्चिमी चीन से आए हैं। और तोरमाड़ के क्योंकि उल्लेख हमें एरण में देखने को मिले हैं, मीहर कुल के हमें ग्वालियर में, मालवा में इनके एविडेंस मिले हैं, और ग्वालियर अभिलेख से पता चला है। यहाँ हमने साक्ष्य के रूप में आपको एरण बताया है, दो चीज बताया, और भी लिख सकते हैं आप ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, एक एविडेंस और लिख सकते हैं आप ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से भी हमें मीहर कुल के बारे में जानकारी मिली है। कि इन्होंने सूर्य मंदिर बनाया है, अपने शासन के 15वें वर्ष में इन्होंने हमले किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एरण के हूण के बारे में जान ली है। इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का प्राचीन वाला लगभग पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे कुछ पश्चिमी भारत में, यानी दक्षिण भारत में। जैसे आपने देखा मोरोत्तर के बाद आपने सातवाहन वंश देखे, फिर वकाटक देखे, वकाटक के बाद कल बादामी की भी चर्चा आई है, बादामी के बाद आपको राष्ट्रकूट भी देखने को मिलेंगे, राष्ट्रकूट के बाद आपके कल्याणी के चालुक्य भी देखने को मिलेंगे। तो इनमें से कुछ राज्यों का, जो दक्षिण के राज्यों, उनका मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप था, या कुछ क्षेत्रों में उनके हमें साक्ष्य मिले हैं, उनका अधिकार था, है ना। तो उनको हम देखेंगे यहाँ। जैसे वकाटक वंश के भी यहाँ हमें कई उल्लेख मिले हैं। तो कल जो हम क्लास होगी वो पूर्व मध्यकाल या गुप्तोत्तर काल के दक्षिण भारत के जो इतिहास का या दक्षिण भारत के राज्यों का मध्य प्रदेश से क्या क्या संबंध है। जैसे अभी आपने हूणों का संबंध देखा कि हूण कहाँ से आए हैं, तो मध्य प्रदेश के आपको मालवा एरण वाले जगहों पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तोरमाड़ के आपको एरण में देखने को मिल रहे हैं, मीहर कुल के ग्वालियर में भी देखने को मिल रहे हैं। मीहर कुल को पराजित भी गुप्त वंश के बालादित्य करते हैं, ओलिकर वंश के भी शासक करते हैं। सूर्य मंदिर बनवा रहा है, 15वें वर्ष पर हमला हो रहा है मध्य प्रदेश, सारी जानकारी है। ये भी पता चल रहा है कश्मीर से लेकर मालवा तक इसने अधिकार किया है। तो हूणों के बारे में भी आपको थोड़ा यहाँ पता चल गया, जितना मध्य प्रदेश से संबंधित आपको जानना था। अब अगली क्लास में हम दक्षिण भारत के कुछ राजवंश है, उनका मध्य प्रदेश में से क्या क्या संबंध है, या उनका मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों पर अधिकार या नियंत्रण रहा, उनको देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।